पिछली एपिसोड में एक बच्चा इनका बैग लेके भाग जाता है और बाद में पता चलता है वो ट्रैप के अलावा कुछ और नहीं होता। तभी दियो अपने दो बहादुर नाइट्स को समन करता है, थाराकस, ब्रूफोर्ड। और ब्रूफोर्ड से लड़ते लड़ते जोजो पानी में गिर जाता है, मगर जोजो पानी में भी सांस लेके किसी न किसी तरीके से हम उनको रिजनरेट दोबारा कर ही लेता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में जोजो ब्लूफोर्ड को अपनी हार्मोनी एनर्जी से हिट करता है और पता चलता है पानी में होने के बावजूद भी उसने आधे से ज्यादा हार्मोनी एनर्जी को टॉर्च कर लिया होता है। ये देखते ही जोजो कहने लगता है, मुझे यकीन नहीं यार, हम पानी में थे तब भी इसने मेरी हार्मोनी एनर्जी को बहुत आसानी से डॉच कर लिया। मेरी हार्मोनी एनर्जी इसके सिर्फ थोड़े से सर पे लगी है। अब समझ में आया, मैं सिर्फ अपने पंच का इस्तेमाल करके ही इसके जिस्म में हार्मोन बेच सकता हूँ। जोजो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ब्लूफोर्ड की स्पीड बहुत तेज होती है और जोजो इसकी तरफ कोई सा भी अटैक फेंके वो इसे बहुत आसानी से टॉच कर लेगा। जिस पर ब्लूफोर्ड दियो की तारीफ करने लगता है और वो तारीफ करते हुए कहता है, अपनी ताकत का बिल्कुल कम मत इस्तेमाल करना जब तक तुम मर न जाओ। और इसी तरह देखते ही देखते दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, मगर ब्लूफोर्ड अपने बालों का इस्तेमाल करके जोजो के हाथ पांव और उसके पूरे जिस्म को अपने कब्जे में कर लेता है और फौरन से वो इसे एक दरख्त के साथ दे मारता है और इसी वक्त वो इसे इसी दरख्त के साथ बांध भी देता है। तभी ब्लूफोर्ड इस मौके का फायदा उठाते हुए जोजो को फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर जोजो कैसे न कैसे करके अपने आप को फ्री कर ही लेता है और इसके बाद वो अपनी हार्मोन इस सोट के जरिए इसके जिस्म में बेच देता है, जिसकी वजह से इसका हाथ पिघल जाता है। तभी जोजो अपनी लिमिट को पुश पास करके उसे मारता हुआ उधर फेंक देता है और ये देख के सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। तभी जोजो दिल ही दिल में कहने लगता है, कुछ तो यहाँ पे ठीक नहीं है। मैं अभी तक जितने भी ज़ॉम्बी से लड़ा हूँ ये उन सबसे डिफरेंट है। इसकी ताकत, इसका जज्बा, नहीं मैं गलत कह रहा हूँ, ये अभी ज़ॉम्बी के अलावा कुछ और नहीं है जिसे मुझे फिनिश करना होगा। मैं ब्लैक नाइट ब्रूफोर्ड हूँ, ये दर्द कुछ भी नहीं है। तभी ब्रूफोर्ड जोजो को फिनिश करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। एहतियात से, वो अभी भी बहुत खतरनाक है। मगर जोजो उसके वार से बचने के बजाय वहीं पे खड़ा रहता है, जिस पर स्पीड वैगन और बैलेंस जेपली दोनों मिलके कहते हैं, वैसे खड़े मत रहो। मगर ब्रूफोर्ड भी वक्त पे अपनी तलवार को रोक लेता है। ये देखते हुए स्पीड वैगन कहता है, क्या ये दोनों पागल हो गए हैं? इसके बाद जोजो ब्रूफोर्ड से कहने लगता है, थोड़ी देर पहले तुमने कहा ये दर्द कुछ नहीं है, इसका मतलब तुम अभी भी दर्द को महसूस कर सकते हो। जो हार्मोनी एनर्जी जोजो ने ब्रूफोर्ड के जिस्म में भेजी होती है उसकी एनर्जी फूलों में ट्रांसफर होने लग जाती है, जिस पर बैलेंस जेपली कहता है, ये सच है, हार्मोनी एनर्जी इसकी जिस्म को डिस्ट्रॉय कर रही है, मगर ऐसा करते हुए इसकी इंसानियत की रूह को होश आ गई है। जिस पर स्पीड वैगन कहने लगता है, इसकी सारी नफरत खत्म हो गई है। इसकी तो शक्ल बिल्कुल जैसे एक बच्चा अपनी माँ से बात कर रहा हो। इसके बाद हमें जोजो और ब्रूफोर्ड के बारे में दोबारा दिखाते हैं, जिसमें ब्रूफोर्ड कहता है, तुम बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े रहे। मैं एक इतने अच्छे बंदे के साथ मिल गया हूँ। अब वक्त आ गया है, मुझे जाना होगा अपने असली मास्टर के पास। जाने से पहले मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड देता हूँ। ये स्वॉर्ड मुझे मेरी क्वीन ने दी थी, लक, पर पहले मुझे इसे ठीक करने दो, ब्लैक। कुछ ही देर में देखते ही देखते ब्रूफोर्ड का जिस्म रेजा रेजा होके हवा में उड़ जाता है। इसी दौरान तुरुकस जोजो के पीछे मौजूद होता है और वो ब्रूफोर्ड की आर्मर को अपने पांव से कुचल देता है। ये देख के जोजो कहने लगता है, तुमने अपने उसी दोस्त का आर्मर तोड़ दिया जिसके साथ तुमने शहादत नसीब की थी। इसके बाद तुरुकस एक ही स्विंग से पूरे जमीन पर हैश तैश मचा देता है। तभी बैलेंस जेपली अपने पांव तले मुरझाए हुए कुछ पत्ते देखता है, जिसे वो अपनी हार्मोनी एनर्जी से सॉलिड बरकरार शेप दे देते हैं और ताराकस के आने से पहले वहां से निकल जाते हैं। तभी स्पीड वैगन बैलेंस जेपली से कहता है कि आखिर तुमने हार्मोन कैसे सीखी, जिस पर हमें एक फ्लैशबैक के बारे में दिखाया जाता है और उसमें बैलेंस जेपली कहता है, मैं ट्रैवल करते हुए इंडिया आ गया। तभी मैं वहाँ पे एक मशहूर डॉक्टर से मिला जो लोगों को अपनी हार्मोनी एनर्जी से हील करता था। तभी मैंने वहाँ पे हार्मोनी एनर्जी के बारे में जाना। तभी डॉक्टर ने मुझे एक बंदे के बारे में बताया जिसी से डॉक्टर ने हार्मोनी एनर्जी सीखी थी। मुझे मास की ताकत से लड़ने के लिए हार्मोनी एनर्जी की जरूरत थी। उसका नाम छन फैती था और उसने मुझसे हाथ मिलाते ही कहा, इन आंखों ने तुम्हारा फ्यूचर देख लिया है।
हार्मोन सीखने से तुम्हारे आगे का फ्यूचर पूरा बदल जाएगा और तुम जल्द मर जाओगे। जिस पर बेलन ज़िप्ली कहता है, अगर इस मास्क की ईवल ताकत को खत्म करने में मेरी मौत है तो मौत ही सही। तभी बेलन ज़िप्ली फ्लैशबैक से बाहर निकल जाता है। तभी उन्हें एक अपनी तरफ बढ़ती हुई चीज की आवाज आने लग जाती है, मगर वो बढ़ती हुई चीज ताराकस के अलावा कुछ और नहीं होती। तभी जोजो की नजर एक अबैंडन कैसल पे पड़ती है, जिस पे वो एकदम से उतर आते हैं, मगर तुरुकस कैसल के साथ टकरा जाता, मगर इसके बावजूद भी वो जिंदा बच जाता और इसे जिंदा देख के इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी तुरुकस को ऊपर आते देख के बेलन ज़िप्ली कहता है, यह जब तक जिंदा है हम इस नदियों से नहीं लड़ सकते, हमें इसे यहीं पे खत्म करना होगा। जब तुरुकस कैसल के ऊपर आ रहा होता है तो उसे बीचों बीच एक खुफिया रास्ता मिलता है, और जब जोजो कैसल के अंदर जा रहा होता है तो पोको से वार्निंग देता है कि ये कैसल हर तरह के ट्रैप से बड़ा पड़ा हुआ है, क्योंकि इस अबैंडन कैसल में नाइट्स को ट्रेनिंग दी जाती थी। और जो ही जोजो आगे बढ़ता है उसके गले में एक जंजीर आ जाती है और बाहर से कैसल का दरवाजा भी बंद हो जाता है, और इसके बाद तुरुकस जोजो को हवा में लटका देता है। तभी तुरुकस कहने लगता है, इस बात को 3 सेंचुरीज हो चुकी है, यहाँ पे मैंने 2 मुंह वाले ड्रैगन से मौत की लड़ाई जीती थी। कैसल के दूसरी तरफ बेलन ज़िप्ली बाहर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी बेलन ज़िप्ली कहता है, हार्मोन एनर्जी इन जैसे लोहे को तोड़ने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती, इसी तरह जो जंजीर जोजो के गले में है वो भी हार्मोन का इस्तेमाल करके नहीं तोड़ी जा सकती। दूसरी तरफ तुरुकस कहता है, तुम्हारे पास मेरे कॉलर की चाबी और मेरे पास तुम्हारे कॉलर की। जिसके बाद पोको कहने लगता है, जब से ये लोग आए हैं मेरा विलेज खतरे में पड़ गया है। तभी पोको को अंदर जाने का एक और रास्ता मिलता है, मगर वो जगह इतनी तंग होती है कि उसमें पोको के अलावा कोई और नहीं जा सकता। मगर पोको शुरू में बहुत डर रहा होता है, मगर बेलन ज़िप्ली और स्पीड वैगन को स्ट्रगल करते हुए देखकर उसकी आंखें खुल जाती है और वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है जिसमें कुछ लोग उसे मार रहे होते हैं। मगर तभी एक अनजान शख्स इनकी तरफ बढ़ने लग जाता है और वो बच्चे जैसे उसे देखते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं, और बाद में पता चलता है वो पोको की बहन होती है। तभी पोको की बहन उसे चमाटा मारती है और तभी वो उसे कहती है, मुझे पता है ये दर्द करता है पर फिर भी तुम अभी तक ठीक हो। दर्द से बुरा भी कुछ और होता है, वो डर है कि आखिर तुम इतना डर जाओ कि तुम कुछ ना कर पाओ। और इसी तरह पोको फ्लैशबैक से बाहर निकल आता है। तभी पोको उस रास्ते में से अंदर जाने लग जाता है, जिस पर स्पीड वैगन और बेलन ज़िप्ली उसे रोकने की काफी कोशिश करते हैं। और अंदर जाते हुए पोको दिल में कहने लगता है, अगर इसने किसी न किसी तरीके से जोजो को मार दिया तो अगली बारी हमारे विलेज पे अटैक कर देगा। इसके बाद पोको कैसे न कैसे करके दरवाजा खोल ही लेता, मगर ऐसे करते हुए वो काफी जख्मी होता। तभी स्पीड वैगन उसकी बहादुरी की दाद देने लगता है। इसके बाद बेलन ज़िप्ली ताराकस की तरफ बढ़ने लग जाता है और बढ़ते हुए उसे अपने मास्टर की बात याद आने लग जाती है, जिसमें उसका मास्टर कहता है कि एक दिन आएगा जिसमें तुम्हारी मौत होगी। इसके बाद स्पीड वैगन बोलने लगता है, आज वो दिन है जिसमें मैं अपनी कब्र में जाऊंगा। ये सुनकर स्पीड वैगन हिचकिचाने लगता है और वो हिचकिचाते हुए कहता है, ज़िप्ली तुम इतनी मायूसी वाली बातें क्यों कर रहे हो? वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो बनता है। ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ठोक ठोक के सब्सक्राइब करके अपनी थूक चिपकाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को भड़कती हुई आग की तरह शेयर कीजिए। तब तक के लिए ऐसी दमदार वीडियो के साथ मिलने का वादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।